आज हम कक्षा 9 का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के विषय में क्या है ये हम जानने वाले हैं, और कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या कारण थे और क्या इसके परिणाम हुए थे, वो सब हम क्या है इसमें जानेंगे। तो चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में क्या था, आतंक का माहौल बना हुआ था। एकदम से आतंक का माहौल कहाँ बना हुआ था भाई? पेरिस नगर में। कहाँ? फ्रांस की जो अभी राजधानी है वहाँ। और कब? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, और सम्राट ने क्या है, सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था, और यह भी अफवाह फैल गई थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है वह। ठीक है, तो ये अभी तक बना हुआ था, ये कहानी अभी तक है यहाँ तक। और अब इसे जानने के लिए भाई हम क्या है, धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और हम वहाँ पहुँचेंगे कि क्या कारण थे इसके। अभी जानते हैं, यहाँ पर लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। तो भाई क्या हुआ, 7000 मर्द और औरतें ये टाउन हॉल के सामने एकदम से एकत्रित हुए और इन्होंने भी क्या है, एक संगठन, एक जनसेना बनाने का निर्णय किया। और हथियारों की खोज में वे क्या करने लगे, वे जबरन भवनों में घुसने लगे, प्रवेश करने लगे। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। ठीक है, अब ये सब जो फ्रांस के जो नागरिक थे ये उन्होंने किया है, क्या किया है, बास्तिल को तोड़ दिया, बास्तिल किला। वहाँ पर क्या है, जो हथियार गोला बारूद रखे हुए थे उनको लूट लिया। और क्या था, और क्या वहाँ पर कुछ जो कैदी भी थे उनको भी वहाँ से रिहा कर दिया। लगभग कितने कैदी थे, वो 7 कैदी थे, और बास्तिल का जो कमांडर था उसको भी उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र बन गया था। तो देखिए, सम्राट की जो शक्तियाँ बहुत ही निरंकुश थे उस टाइम पर, उस समय पर बहुत ही निरंकुशता से वो शासन कर रहा था। और बास्तिल जो किला था लोगों के दिमाग में ऐसी घृणापद स्थिति लिए हुए था कि वो उनको दिखाता कि ये जो वहाँ का शासक है कितना निरंकुश है, कैसे निरंकुशता से वो शासन कर रहा है। इसलिए किले को उन्होंने क्या है, लोगों ने ढा दिया और अवशेष क्या है उन्होंने बाजार में बेच दिए। ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। ठीक है, सॉरी, तो हुआ क्या भाई, उस किले को तोड़ दिया, बास्तिल किले को। वहाँ जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया, उसका कमांडर भी मार दिया गया, और जो उसमें जो उनको गोला बारूद जो मिला था उसको उन्होंने क्या है, लूट लिया। अब इस घटना के कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्र में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। तो अब हुआ क्या भाई, मतलब इन दिनों के बाद में जब उन्होंने किले को तोड़ दिया, इसके बाद में क्या, देखिए संघर्ष पे संघर्ष जारी होते रहे और जनता जो थी पाव रोटी की जो कीमत महंगी हो गई थी उसका विरोध कर रही थी। तो अब ये हम जानेंगे कि पाव रोटी की कीमत इतनी महंगी क्यों हो गई वहाँ पर, जो जिसके लिए जनता ने बहुत बड़ा विरोध किया, आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में इस दौर का समालोचन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी तक जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, और ऐसा क्यों हुआ था, वो कैसे हुआ था, ये सब जानेंगे। तो क्या हुआ भाई कि फ्रांस के शासक को क्या है, फांसी तक जाने का रास्ता तय हो गया था। यानी इतनी सारी कहानी यहाँ तक चली थी कि फ्रांस का शासक जो निरंकुशता से शासन कर रहा था उसको एक समय क्या है, फांसी पर चढ़ना पड़ा। तो अब हम चलते हैं इस कहानी को शुरुआत से लेकर, क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, लोग इतने गुस्साए हुए क्यों थे, और बास्तिल का किला क्यों तोड़ा और आतंक का माहौल वहाँ पर
क्यों बना हुआ था? तो इसके लिए हम चलते हैं पीछे। देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी 18वीं सदी के, यानी 1700 से लेकर 1800 के बीच का जो समय, वहाँ उसके उत्तरार्ध में एकदम यहाँ दिया गया 1774 के बाद। देखिए यहाँ सिस्टम क्या था कि अब फ्रांसीसी समाज किस प्रकार से था वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो 1774 में देखिए दिखाया गया है जो फ्रांस का शासक बना था लुई 16वां। ठीक है, ये महाशय बने थे फ्रांस के शासक कब? 1774 में। और ये बोर्बो राजवंश के थे। ठीक है, बोर्बो राजवंश। इनसे पहले देखिए लुई 15वें हुए थे, लुई 14वें हुए थे, ये सब थे। अब ये लुई 16वें कब आए थे? 1774 में। और इनकी आयु कितनी थी? मात्र 20 वर्ष थी। और विवाह किनसे हुआ था इनका? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ में आई। मतलब अब यहाँ से जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन वहाँ का शासक है कौन? लुई 16वां। उसकी कहानी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से सारी जो फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो 1774 में वो शासक बना। और क्या है, उसका विवाह हुआ। ठीक, और कब किससे विवाह हुआ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट से। तो राजा होने के समय उसका जो राजकोष था वो क्या था? खाली था। और राजकोष खाली था तो उसके विषय में भी जानेंगे। भाई राजकोष खाली क्यों था? क्योंकि वर्साय का जो महल था वहाँ पर शासन करने वाले जो शासक थे वो बड़े ही शान और शौकत से रहते थे। ठीक है, फिजूल खर्ची करते थे। और जब फिजूल खर्ची होगी तो भाई पैसा कहाँ से आएगा? तो राजकोष तो खाली होना ही था। तो लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को क्या है? आज़ाद कराया। किससे? ब्रिटेन से। एक ये भी सिस्टम था कि जो फ्रांस के इसके शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में ही फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे उनको ब्रिटेन से आज़ाद कराया। और हमें जानना है ज़्यादा तो हमें फिर अमेरिका की क्रांति में जानना पड़ेगा। एक्चुअल में हुआ क्या था? वहाँ जो 13 उपनिवेश थे वो ब्रिटेन के ही थे जो अमेरिका में पहुँचे थे। और फिर उनको आज़ाद कराने के लिए वहाँ क्रांति हुई थी। और उनका साथ किसने दिया था? फ्रांस की सैनिकों ने, यानी फ्रांस की जो सेना थी उसने। और उसमें भी पैसा खर्च हुआ। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीब्रे से अधिक कर्ज और जुड़ गया। कितना कर्ज हो गया भाई? 10 अरब लीब्रे। ये लीब्रे वहाँ की क्या है? जो मुद्रा होती वो, यानी इतने लीब्रे का कर्ज और जुड़ गया। पहले तो उस पर कर्ज था ही, अब कर्ज और जुड़ गया। जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। ठीक है, 2 अरब का पहले ही था, 10 अरब का अब और चढ़ गया। कुल मिलाकर 12 अरब का, अब 12 अरब लीब्रे का उन पर बोझ चढ़ गया। अब सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। कितने प्रतिशत भाई? जो कर्जदाता जिन्होंने कर्ज दिया था वो सरकार से 10% की मांग करने लगे। ठीक है, 10% ब्याज की मांग। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन खर्च करते जा रहे कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। जो कर्ज जो था फ्रांस की सरकार अपने बजट से उसे चुकाना चाह रही थी, मतलब मजबूर ही थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय व विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। तो एक बात यहाँ पर क्या निकल के आई भाई? करों में वृद्धि करना एक उत्तरदायित्व बन चुका था, क्योंकि फ्रांस की सरकार अब कर्ज में थी। ठीक, अब कर्ज में है, पैसा तो कहीं ना कहीं से आना है। उसके लिए क्या करना है? इन्होंने करों में वृद्धि करने का एक निर्णय लेने का निश्चय किया। अब 18वीं सदी में फ्रांस समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था और केवल तीसरे स्टेट के लोग, जनसाधारण ही कर अदा करते थे। देखिए कहानी यहाँ से अब बनने लगी है। 3 स्टेट बने हुए थे, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। ठीक है, अब तीसरे स्टेट के जो लोग जो थे वो बहुत ही साधारण लोग थे और उन पर ही वही लोग कर अदा करते थे। यानी पहले और दूसरे के कर, पहले दूसरे स्टेट के लोग कर नहीं देते थे और तीसरे स्टेट के लोग कर देते थे। वर्गों को विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः उस सन
1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए था। अब देखिए हम क्या है, चित्र 2 जो दिया फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। चित्र 2 जो है फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये है चित्र 2 और इसमें दिया गया है प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में है जनसाधारण वर्ग है, जिसमें क्या है किसान आते थे, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर और व्यापारी कर्मचारी भी इसमें आया करते थे। ठीक है, तो ये व्यवस्था बनी हुई थी। अब कर कौन से देते थे? कर देते थे ये तीसरे स्टेट वाले। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अभी आगे चलते हैं, आगे क्या सिस्टम है। तो 90% देखिए क्या दिया गया है, पूरी आबादी में लगभग 90% क्या थे? किसान थे। लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक जो है 60% ज़मीन पर कुलीन वर्ग और चर्च वाले लोगों का अधिकार था। समझ में आ गया? मतलब 90% लोग तो किसान थे, जबकि किसानों के पास में क्या ज़मीन होनी चाहिए थी, और ज़मीन किन के पास ज़्यादा थी? जो कुलीन वर्ग और चर्च के लोग, मतलब पहले और दूसरे ए स्टेट के लोग, अमीर लोगों के पास में उसका क्या है? अधिकार दिया गया था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्माना थे, यानी इनको जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार मिला करते थे। इनसे सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। क्या इनको विशेष अधिकार दिया गया था कि राज्य को जो कर दिया जाएगा उनमें इनको छूट मिलेगी, ये क्या है? कर नहीं देंगे। ठीक है, तो अब भाई कर नहीं देंगे, ये फ्री रहेंगे, मुफ्त रहेंगे, उससे मुक्त रहेंगे। अब चर्च से देखिए आगे, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसका नाम क्या है? टाइथ। ठीक है, ये धार्मिक कर था, ये चर्च भी लिया करता था। देखिए पहले तो उनसे कर और चल ही रहे हैं, अब ये कर भी लिया जा रहा है, ये चर्च के द्वारा लिया जाता था। और तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार के कर चुकाने पड़ते थे, विभिन्न प्रकार के कर। देखिए तंबाकू कर लगता था, नमक कर लगता था, ऐसे अनेकों कर लग रहे थे। और क्या है, टाइल भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था, जो और अनेक इनके साथ अनेक कर साथ में वो दिया करते थे। काम करके सारा बोझ करों के माध्यम से जनता से वहन वो सब करते थे। तो इसका मतलब अब तक हमने यहाँ पर क्या देखा है भाई, कि जो फ्रांस के तीसरे स्टेट के जो लोग हैं वो कर देते थे, विभिन्न प्रकार के कर देते थे, और जिससे क्या है उनका जीवन बहुत ही कैसा होने लगा? दयनीय लग रहा था। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक इच्छा जागने लगी भाई कि हम ही कर देते हैं, ये लोग करने देते हैं, हम मतलब एक गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या है इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक, अगले पार्ट में।